Hello everyone, welcome to Exams Ground. In this video, I am going to solve second part जो कि क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक रहने वाला है आप CUET PG फिजिक्स क्वेश्चन पेपर 2024 with detailed explanations. Without any delay, let's start guys. Question 26. A parallel beam light with wavelength lambda is incident normally on a thin film of thickness t. The condition for observed bright rings. It is asking for constructive interference condition. तो 2t और t की वैल्यू क्या होना चाहिए? It is asking. When light reflects off a boundary from a lower refractive index, then it undergoes a phase change of pi, corresponding path difference of lambda by 2. When a light reflects off a boundary from a higher refractive index, then there is no phase change. दो कंडीशन होंगे, ठीक है. यहाँ पर क्लियर कट कुछ मेंशन नहीं किया गया है. नाउ पाथ डिफरेंस कब होगा? जब हम लोग यहाँ पर लाइट बीम को नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हैं. नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हैं लाइक दिस इज द थिकनेस. तो टी जाने में और टी वापस आने में रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है. तो देयर इज 2t जो हमारे पास टॉप सरफेस से बाउंस बैक कर रहा है और जो बॉटम से बाउंस बैक करेगा. तो दोनों में हमारे पास जो चेंज आने वाला है दैट इज 2t, ठीक है. अब ये जो फिल्म है ये आपका एयर में भी हो सकता था. अगर यह एयर में होता, सिंपली अगर एयर में होता तो हमारे पास लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बाउंस बैक करता तो हम लोग उसको पाई फेज चेंज एज्यूम करते. बट इट मे बी दिस फिल्म कैन बी ऑन अदर सबस्ट्रेट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज यू शुड ऑल्सो कंसिडर नो फेज चेंज. जो ऑप्शन दिया गया है उनमें आपको नो फेज चेंज लेकर चलेंगे, देन यू विल गेट द आंसर. तो कंडीशन देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होगा? लाइक कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इफ देयर इज नो फेज चेंज अपॉन रिफ्लेक्शन, द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2t इक्वल टू n लैम्डा जो ऑप्शन ए से मैच कर रहा है. एंड इफ देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई अपॉन रिफ्लेक्शन, द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस will be slightly change, it is equal to 2t equal to n plus half lambda. एक कंडीशन आ जाएगा. यहाँ पर जो उन्होंने एज्यूम किया हुआ है दैट इज फिल्म किसी एक पर्टिकुलर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सरफेस पे है. तो अकॉर्डिंगली यू कैन गेट दिस रिजल्ट 2t इक्वल टू n lambda. एंड आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन इन ग्रे लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन 27. Arrange the following differential equation in ascending order in accordance to the degree. Degree of the differential equation के अकॉर्डिंग इसको करना है. तो there are two terms. One is order of the differential equation. ये क्या रहेगा? differential equation में जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर रहेगा उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड उस हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर रहेगा, if there is some fractional power then rationalize it. इसको रिमूव कर सकते हैं. रिमूव करने के बाद जो हमारे पास इंटीजर पावर आने वाला है ऑन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री. तो वन बाय वन हम लोग कंक्लूड करते हैं. जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन पावर दिया गया है तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है. रेशनलाइज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन पावर को रिमूव करना पड़ेगा. तो जस्ट इसका स्क्वायर कीजिए तो यू विल गेट दैट इट इज इक्वल टू दिस. अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है तो सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन होगा और इसका डिग्री क्या होगा? इसका जो पावर आएगा 2, दैट इज डिग्री इज 2. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट बी में एक ही डेरिवेटिव है जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर इक्वल टू 1, इसका जो पावर है 5. तो डिग्री इज 5. डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 5 हो गया. एंड ऑप्शन सी, स्टेटमेंट सी, d2y ओवर dx क्यूब, इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है. इट मे बी d क्यूब लाइक दैट, सम सेम पावर यहाँ पर सेम होना चाहिए था. d क्यूब y डिवाइड बाई dx क्यूब प्लस a स्क्वायर x. तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑर्डर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका जो पावर है वह 1 है तो डिग्री 1 आने वाला है. सिमिलरली फॉर स्टेटमेंट d, यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ भी किया हुआ है. यहाँ पर अगर हम लोग 2 मान के एज्यूम कर सकते हैं तो टर्म क्या आने वाला है? लाइक लेट एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर होल पावर 3 प्लस y dy बाई dx पावर 4 प्लस y रेस्ट पावर 4. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
d2y/dx², देन ऑर्डर इक्वल टू 2, एंड इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर रहेगा उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे, दैट इज 3। तो अब सभी जो डिग्री निकाले गए हैं डिफरेंट है सभी स्टेटमेंट में, आप कंपेयर करके रीअरेंज कर लीजिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था सबसे कम, तो सी स्टेटमेंट का है, देन ए का है, देन डी का है, देन बी का है। क्वेश्चन 28, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट पीरियड टी ऑफ अ प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू। तो ऑर्बिटल पीरियड जो है उसका जो स्क्वायर है इट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, सीयूटी एग्जाम में। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। ACU CET 2021 एग्जाम में भी पूछा गया था और वेरियस अदर PYQs में है, यहाँ पर CUT में आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर ऑलरेडी 2017 से 23 तक अपलोडेड हैं और 24 का अपलोड हो रहा है, तो 23 तक आप विजिट कर सकते हैं और वो भी आपका हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन 29, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी मिनिमा दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट width 10 micrometer illuminated by laser beam, wavelength is given 0.63 micrometer will be। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, देखिए जो फार्मूला आ रहा है, द कंडीशन फॉर इंटेंसिटी मिनिमा ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, ए इक्वल टू स्लिट विड्थ, थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एम ऑर्डर ऑफ मिनिमम, एंड लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखिए हम लोग जो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा के एक साइड हम लोग काउंट करने वाले हैं कि हमारे पास कितना मिनिमा आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग ये जो वैल्यू है साइन थीटा को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो थीटा को 90 डिग्री पुट कर लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, लाइक थीटा हम लोग टेक कर रहे हैं 90 डिग्री इन दैट सिनारियो। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन लेमडा होने वाला, बिकॉज जो साइन थीटा की जो वैल्यू होगा वो रेंज करेगा 0 to 1 के बीच में। अकॉर्डिंगली ए ग्रेटर आर इक्वल टू एम लेमडा हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एम लेस आर इक्वल टू ए डिवाइड बाई लेमडा एंड सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू आएगी 15.87। एम शुड बी लेस आर इक्वल टू दिस। आपको इंटीजर लेना पड़ेगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर 15 आएगा। तो नंबर ऑफ मिनिमा ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज 15, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर टोटल मिनिमा पूछता तो हमारे पास दोनों साइड भी कंसीडर कर सकते थे, तो टोटल 30 आ जाता, 15 वन साइड एंड 15 अदर साइड। बट यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं है, तो वी आर जस्ट कंसिडरिंग हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा के एक साइड में नंबर ऑफ मिनिमा कितना बन रहा है, दैट इज 15। क्वेश्चन 30, अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज यूज्ड टू मॉडल द वाइब्रेशन ऑफ अ बिल्डिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। हाउ कैन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम be tuned to reduce the risk of resonance with earthquake frequencies? The natural frequency of a mass spring system F equal to 1/2 pi square root k by m। ठीक है, तो हमको इसको अगर रिड्यूस करना है तो इफेक्टिवली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बी दैट इज डिक्रीज द स्प्रिंग कांस्टेंट, मोस्ट डायरेक्ट एंड इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड अवॉइड रेजोनेंस विद द टिपिकल अर्थवेव फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ पे इसको चेंज करने का दो मेथड है, आइदर k को चेंज करें और m को चेंज करें। इफेक्टिवली k के लिए था तो मैं यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन जा रहा है b है, लेकिन आप यहाँ पर जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू को आप इंक्रीज और डिक्रीज भी तो कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी इसको चेंज किया जा सकता था। ठीक है, तो मैं इसको ग्रे लिस्ट में पुट कर रहा हूँ, यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम योर साइड। क्वेश्चन 31, द डिटर्मिनेंट इज, डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान है, इसको पर्टिकुलर किसी एक रो के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए, तो जो वैल्यू आ जाएगी, हम लोग फर्स्ट रो के अबाउट इसको एक्सपेंड किए हैं एंड इट इज इक्वल टू 51, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 32, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर इन अकॉर्डेंस टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, जो हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है AU है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर किसी भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर में 12 होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो FCC हो HCP हो, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। तो FCC इसमें 12 रहेगा, जो कि मैक्सिमम भी रहेगा फॉर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल। एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यहाँ पर हम लोग बॉडी के अलॉन्ग जो डिस्टेंस चेक करने वाले हैं √3a/2 पर आएगा, और ये हमारे पास 8 आता है। डायमंड में चूँकि हमारे पास लैटिस पॉइंट पर एटम्स होते हैं एंड
अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पे आने वाले हैं। तो डायमंड हमारे पास अलोंग द बॉडी डायगोनल एटम टच करेंगे एट √3a/4, जो कि टेट्राहेड्रल वाइड का पोजीशन है, वहाँ पर एडिशनल एटम पुट किया जाता है और वो आपस में टच करता है एंड ये अल्टरनेट रखा गया है। तो इनकी जो संख्या आएगी वो 8 से कम आ जाएगी, डिवाइड बाई 2 कीजिए तो 4 आ जाएगी। तो डायमंड में हमारे पास टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तो 4 आएगा। NaCl ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पर एटम को रखा जाता है, आयंस को रखा जाता है और यह एज के अलॉन्ग होता है। एज के अलॉन्ग जो नेबर्स आएंगे वो 6 होते हैं। एज के अलॉन्ग नंबर ऑफ नेबर्स 6 होंगे, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग 8 होते हैं, फेस डायगोनल के अलॉन्ग 12 होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली भी आप इनको याद रख सकते हो। तो पिक्चर के थ्रू भी समझ लीजिए। लाइक ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन है, देखिए हमारे पास ये डायमंड के लिए है, ये आप सेम एज्यूम कीजिए, कार्बन कार्बन एज्यूम कर सकते हैं और डायमंड स्ट्रक्चर सिलिकॉन जर्मेनियम का भी होता है, उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो 4 आ जाएगा डायमंड के लिए। एंड NaCl के लिए देखिए हमारे पास एज के अलॉन्ग मूव करना पड़ रहा है। अगर हम लोग इसको रेफरेंस ले रहे हैं, लेट दिस इज क्लोरीन, तो 1 2 3, टॉप इसमें एक 3 आ गया, बॉटम में जाएंगे तो एक एडिशनल 1 आएगा, लेफ्ट में एक एडिशनल है और बैक साइड में भी एक है। तो देयर आर 6 फॉर द NaCl। तो ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर लिखा गया है। इन्होंने जो ऑप्शन दिया है ये देखिए बहुत ही गलत ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी करेक्ट नहीं जा रहा था। यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर मेंशन किया गया है, C रहेगा, दैट इज डायमंड है, असेंडिंग ऑर्डर में है, देन D है, NaCl है, देन B बॉडी स्पेंटेड क्यूबिक, देन A। ये आपका करेक्ट होने वाला है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इनके अकॉर्डिंग ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन D दिया गया था। तो पेपर सेट करने वाले ने बहुत सारी गड़बड़ी की है इस पर्टिकुलर CUT 2024 के पेपर सेट करने में। बहुत जगह आपको अरेंज करने का आप क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2024 में ही इन्होंने ऐसा किया था, अदरवाइज ऐसा नहीं दिखता था। इसके पहले जो एग्जाम थे वो स्टैंडर्ड भी थे और गलतियां कम करते थे। 24 में तो हद कर दिया है इन्होंने गलती करने का। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। क्वेश्चन 33, इफ वेक्टर A इक्वल टू AXi कैप प्लस BYJ कैप प्लस CZK कैप वेयर A B C आर कॉन्स्टेंट, then surface integration A dot ds where S is the surface of a unit sphere is। देखिए हम लोग यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट स्फीयर दिया हुआ है, सरफेस से पूछ रहा है फ्लक्स पास करने का। जब भी हमारे पास सरफेस एक क्लोज वॉल्यूम बना रहा है, वी कैन यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड वी कैन कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, जो कि इजियर भी होगा। तो वी नीड डाइवर्जेंस, हम लोग यहाँ पर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे इस वेक्टर फील्ड का। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू, यहाँ पर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है और वेक्टर A है और ये वैल्यू मिल जाएगा A प्लस B प्लस C। नाउ अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रेशन A डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ A। डाइवर्जेंस ऑफ A प्लस B प्लस C कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यू कैन टेक इट आउटसाइड, देन इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी सिंपली वॉल्यूम आ जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यूनिट रेडियस का है 4/3 पाई r क्यूब, 1 का क्यूब कीजिए। तो ओवरऑल जो आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर अ पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू। तो श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल है वो बहुत सारे वेव का सुपरपोजिशन होता है। इनिशियली क्या था, पार्टिकल को डी ब्रोगली ने सिंगल वेव कंसिडर किया था, लेकिन सिंगल वेव फिनोमेना बहुत जगह पर फेल हो जाता है डिस्क्राइब करने के लिए। इन दैट केस आपका श्रोडिंगर ने सजेस्ट किया था कि हमारे पास जो पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है, उससे एसोसिएट करता हुआ जो वेव रहेगा वो सुपर पोजिशन रहेगा, बहुत सारे वेव का कॉम्बिनेशन रहेगा, वेव पैकेट रहेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर अ पार्टिकल इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ सिंगल वेव, इंस्टेड इट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव पैकेट। क्वेश्चन 35, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग टूवर्ड्स x एक्सिस, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y डायरेक्शन, देन पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। जो पाथ रहेगा, पाथ पैराबोलिक रहेगा। फोर्स F ऑन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फील्ड होगा। द फोर्स अलोंग y डायरेक्शन है, नेगेटिव लेना है तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज ये y के अलोंग जाने वाला है, विल कॉज द इलेक्ट्रॉन टू एक्सेलरेट इन द y डायरेक्शन व्हाइल इट्स मोशन अलोंग द x डायरेक्शन। और ये पार्टिकल x में जा रहा था, ठीक है, और जो यह डायरेक्शन रहेगा ये अनअफेक्टेड रहेगा, नो फोर्स एक्ट इन द x डायरेक्शन, जो फोर्स है वो y डायरेक्शन में है। तो जो रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट है पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 36, अरेंज द फॉलोइंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्यूरी टेम्परेचर। तो इन्होंने पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज को
याद करने वाला क्वेश्चन भी दे दिया था, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द magnets. The QA temperature in temperature above which the ferromagnetic materials loses its ferromagnetic property and becomes paramagnetic. तो एक पर्टिकुलर आपके पास कुछ टेम्परेचर QA टेम्परेचर मेंशन किया गया है, अकॉर्डिंगली आप बता पाएंगे। तो सबसे अधिक कोबाल्ट का आने वाला है, अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर लीजिए, और सबसे कम गैडोलिनियम का होने वाला है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Question 37. The Fermi level in an n-type semiconductor at 0 Kelvin lies. The Fermi level represents the energy level at which the probability of finding an electron is 50%. At 0 Kelvin in n-type semiconductor, the Fermi level lies midway between the bottom of the conduction band and the donor level. Option B is correct here. Question 38. Consider a solid cylinder of mass m and radius r. What will be the moment of inertia on the surface of the cylinder? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है, अगर हम लोग जो एक्सिस है सरफेस पर ले रहे हैं सिलेंडर के, इन दैट केस। तो देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इट इज हाफ mr²। नाउ अगर आप सरफेस पर लेंगे, अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो इट इज इक्वल टू IC सेंटर के अबाउट प्लस md², हाफ mr² प्लस mr², तो ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगा 3/2 mr²। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 39. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द आउटपुट ऑफ अ लीनियर ओप-एम्प सर्किट हैज द सेम शेप एज द इनपुट सिग्नल। एक करेक्ट है, अगर आपका लीनियर रीजन में है तो आपका जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंग ही शेप देने वाला है। एट नो टाइम ड्यूरिंग द साइकिल डज द ओप-एम्प गो इन सैचुरेशन। अगर वो सैचुरेशन में चला जाएगा तो लीनियर नहीं होने वाला है। इन्होंने कनेक्ट करता हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पोजेस लो इनपुट इम्पिडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पिडेंस। यह रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड स्टेटमेंट डी, वन एडवांटेज ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज दैट इट्स वोल्टेज गेन इक्वल्स द रेशियो ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस टू इनपुट रेजिस्टेंस। दैट्स आल्सो करेक्ट। जो गेन रहेगा -RF डिवाइड बाई RN। ऑफिशियल आंसर की भी इन्होंने ऑप्शन सी दिया हुआ था, बट जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वह ऑप्शन ए, दैट इज A, B and D ओनली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ग्रे लिस्ट में पुट करता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। क्वेश्चन 40. इन साउंड वेव्स विच क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये आपका लाउडनेस को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ टर्म्स हैं, देखिए, पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, और जो क्वालिटी रहेगा और टिम्बर है of a sound is determined by waveform and the harmonics present in the wave। तो यहाँ पर लाउडनेस आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 41. इन अ ट्रांजिस्टर द एमिटर बेस डिप्लीशन लेयर इज नैरोअर देन द कलेक्टर बेस डिप्लीशन लेयर। द रीजन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। इसका जो रीजन है कि एमिटर हमारे पास हाईली डोप्ड होता है। द एमिटर इज हाईली डोप्ड टू इंजेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स either electrons or holes into the base. The collector is lightly doped compared to the emitter and its primary role is to collect charge carriers. The base is very lightly doped and very thin to allow most of the charge carriers from the emitter to pass through to the collector. Since the emitter is heavily doped and the collector is lightly doped, the emitter base depletion layer is narrower and the collector base depletion layer is wider. तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। heavier doping in the emitter region and lighter doping in the collector region. Question 42. Arrange the following gases of ascending order of the Cp/Cv, which is also called adiabatic index. Adiabatic index gamma equal to 1 plus 2 by F. F is degree of freedom. तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, मोनोटॉमिक गैसेस है, नियान है, आर्गन है, मोनोटॉमिक इनर्ट गैसेस हैं, एंड हमारे पास हाइड्रोजन है, यह डायटॉमिक है, H2O है, ट्राइटॉमिक है। तो मोनोटॉमिक केस में जो F है वो 3 डायमेंशनल रहेगा, दैट इज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशनल ओनली। वी कैन टेक गामा इक्वल टू 5/3, तो 1.67 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। डायटॉमिक गैस है H2, तो यहाँ पर F रहेगा 5, 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल। अकॉर्डिंगली जो एडियाबेटिक इंडेक्स Cp/Cv है इट इज इक्वल टू 1.4। ट्राइटॉमिक गैसेस H2O, यहाँ पर जो वैल्यू है 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, और जो गामा आ जाएगा
1.33. वी आर नॉट कंसिडरिंग द वाइब्रेशनल मोड. वाइब्रेशनल मोड ऑल्सो एग्जिस्ट, बट हम लोग उसको बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो हमारे पास जो सिंपल कंपेरिजन आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास आर्गन और नियान है, इनके लिए ऑलमोस्ट बराबर होने वाला है, दोनों इनर्ट है. इसमें पूछा क्या गया है असेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज सबसे हाई वाले को लास्ट में रखना है. सबसे हाई वाला जो वैल्यू रहेगा दैट इज आपका जो वैल्यू आ जाएगा 1.67 आर्गन एंड नियान, ये आपका आने वाला है. तो ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है DCBA दिया हुआ है और ये बहुत ही कम अंतर है. और यहाँ पे देखिए DCAB दिया हुआ है, दैट इज थोड़ा सा अंतर है. ये किस हिसाब से क्वेश्चन पुट किए हैं ये भगवान जानते हैं या ये क्वेश्चन सेटर जानते हैं. तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा. जो करेक्ट ऑफिशियल आंसर की था वो ऑप्शन ए था. क्वेश्चन 43, टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ईच अदर विथ अ स्पीड ऑफ 0.9 c इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल टू अदर. तो जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी आने वाली है इस केस में, देखिए अगर हमारे पास u1 और u2 वेलोसिटी है, इफ बोथ पार्टिकल्स आर मूविंग सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो u1 माइनस u2 डिवाइड बाई 1 माइनस u1 u2 डिवाइड बाई c स्क्वायर. अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं देन यहाँ पर हम लोग एक को निगेटिव लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो u1 प्लस u2 डिवाइड बाई 1 प्लस u1 u2 डिवाइड बाई c स्क्वायर. अब दोनों अपोजिट में जा रहे थे तो दिस फार्मूला विल बी यूज्ड. वैल्यू पुट कीजिए 0.9c प्लस 0.9c डिवाइड बाई 1 प्लस दिस, इट इज 1.8 डिवाइड बाई 1.81 विच इज इक्वल टू 0.99c. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 44, अरेंज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट मास m इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट. जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है इसका फार्मूला है -gm डिवाइड बाई r. ये जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जस्ट मैग्नीट्यूड कंसीडर किया हुआ है और मैग्नीट्यूड देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के. ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है. तो हमारे पास जो सबसे कम होगा जहाँ पे r की वैल्यू ज़्यादा है 16r है, सबसे कम इसमें होगा, देन 8r, देन 4r, देन 2r. DCBA इट इज जस्ट कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड. अगर हम लोग इसका नेगेटिव साइन चेक करते तो जस्ट आंसर रिवर्स हो जाता. ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर के में ऑप्शन डी गिवन था. क्वेश्चन 45, द आर्गूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा इज. अब यहाँ पर जो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट में हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे इन जनरल वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करेंगे. तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. ये जो देखिए हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसको हम लोग लिख पाएंगे z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा. रियल पार्ट -1 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट -1 हो जाएगा. आप कंपेयर कर सकते हैं, रियल पार्ट को a लिखा हूँ, इमेजिनरी पार्ट को b लिखा हूँ. तब थीटा निकाल सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ b डिवाइड बाई a. तो ये π/4 आता है. मैग्नीट्यूड लिया गया, इस बात का ध्यान रखना है. तो अगर नेगेटिव कोई एक भी होता तो भी मैग्नीट्यूड रखकर हम लोग यहाँ पॉजिटिव लेते हैं. उसके अकॉर्डिंग ये π/4 आया है. नाउ चेक कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में है. फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज कि हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, a और b दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट जब हमारे पास a नेगेटिव रहेगा b पॉजिटिव रहेगा. थर्ड क्वाड्रेंट व्हेन बोथ आर नेगेटिव, a और b दोनों नेगेटिव रहेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट. और फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट a पॉजिटिव रहेगा, इमेजिनरी पार्ट b नेगेटिव रहेगा. अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आर्गुमेंट z जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट रहेगा इट इज जस्ट इक्वल टू दिस थीटा वैल्यू. अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो जस्ट माइनस थीटा. अब इसको देखिए, इसके अकॉर्डिंग -1 एक्स वाई दैट इज -1. ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है. थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज यू हैव टू डू माइनस पाई माइनस थीटा. इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको अप्लाई कीजिए. थीटा की वैल्यू π/4 था. कैलकुलेट कीजिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस π/4 दैट इज -3π/4. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 46, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज. ये कुलाम्स लॉ रहेगा, वेरी सिंपल. F इक्वल टू k/q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर. क्वेश्चन 47, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड. यहाँ पर हमारे पास डिवाइसेस दिया गया है और इनका यूज किया गया है. तो जो डायोड होता है सिंपल सा है, रेक्टिफायर में यूज होता है. तो हमारा ए का 3 आ जाएगा. ऑप्शन डी में मैच कर रहा है. बाकी मैच नहीं कर रहा तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे. अब बाकी भी चेक कर लीजिए.
Diode, a diode allows current to flow in one direction only. Its primary application is a rectifier. Linear diode, it is used in voltage regulation. टनल डायोड ऑसिलेटर में यूज होगा, और ट्रांजिस्टर में हमारे पास जो प्राइमरी एप्लीकेशन है या एम्पलीफायर के लिए और स्विचिंग डिवाइसेस में भी यूज होता है। तो अप्रोप्रिएट जो मैचिंग आएगा ऑप्शन डी यहाँ पर मैच करने वाला है। क्वेश्चन 48, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स ईच ऑफ मास 1 kg व्हेन देयर सेंटर्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और उनका दोनों का जो मास है वो 1 kg है। तो आप यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जी आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दिस वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻11 और 1 kg इंटू 1 kg कर दीजिए, और जो डिस्टेंस था वो 10 सेंटीमीटर था। कन्वर्ट इट इन SI यूनिट, दैट इज मीटर में, तो 0.1 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंगली जो आंसर आने वाला है 6.67 इंटू 10⁻9 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Question 49, a satellite is revolving round the earth with a speed of 7.6 km per second. What is your estimation of the height of the satellite from the earth's surface? Consider the mass of earth 6 into 10⁻24 kg and radius of the earth 6400. अब ये जो पैरामीटर दिए गए इन्हीं को यूज कीजिए। तो वैल्यू क्या है? फॉर a satellite in a circular orbit, the centripetal force required to keep it in the orbit is provided by the gravitational force. जो फोर्स रहेगा G m m डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल m v स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट कि जो वैल्यू आएगी, जो r की वैल्यू आएगी कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई v स्क्वायर। तो यहाँ पर स्पीड दिया हुआ 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू पुट कर दीजिए और g की वैल्यू आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ पुट कर दीजिए 6 इंटू 10⁻24। सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा 6930 किलोमीटर। द हाइट h ऑफ सैटेलाइट एबव द अर्थ सरफेस, तो जो अर्थ रेडियस है उसको माइनस करना पड़ेगा जो 530 आ रहा है। अभी किस हिसाब से 550 आंसर दे दिए हैं भगवान जानते हैं। ठीक है, ये जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो इसका क्लोजेस्ट हमारे पास दो ऑप्शन 500 भी तो हो सकता था, 550 भी हो सकता था। तो ये इतना क्लोज आंसर नहीं देना चाहिए था जब उनको कैलकुलेशन में दिक्कत है। तो थोड़ा सा ये ऑप्शन को चेंज कर सकते थे, थोड़ा सा गैप बढ़ाना चाहिए था, बट कौन समझाए इनको। मैं इसको ग्रे लिस्ट में रखता हूं और इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट था। क्वेश्चन 50, इसको हम लोग बोल सकते हैं जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जैकोबियन जे प्राइम, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी। देन जे और जे प्राइम का मल्टीपल पूछा गया है। देखिए इसका जो वैल्यू आएगा ऑलवेज 1 आएगा। आप इसको समझ सकते हैं, जो जैकोबियन होता है इट इज डिफाइंड एट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई। देन अब जो सेकेंड वेरिएबल है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड v का विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसको बोलते हैं जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू x y। कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग को इसका रिवर्स करना पड़ता, इसको हम लोग रिवर्स करके भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई लाइक दिस। ठीक है, इसको आप डाउन साइड ले सकते हैं। इट इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी। इसी को जे प्राइम यहाँ पर मेंशन किया गया था, तो 1/j प्राइम। अब इसको क्या कर पाएंगे, j इंटू जे प्राइम इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन है और जैकोबियन हर साल पूछता है, प्रीवियस साल में भी पूछा गया है, CUET 2022 में पूछा गया है और ऑलमोस्ट सभी साल पूछा है। तो आप जैकोबियन भी अच्छे से देख लीजिएगा, PYQs अपलोडेड है, वहाँ से भी आप इसका हेल्प ले सकते हैं। ओके देन आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो बिफोर एग्जाम आपका सभी वीडियोज कंप्लीट रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऑलरेडी PYQs अपलोडेड हैं, अच्छे से मेहनत कीजिए, जी जान लगा के मेहनत कीजिए। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाने का BHU है, JNU है, DU है, हैदराबाद है और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप अपने स्टेट के अच्छे यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।